लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा कि दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी को जब हम कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? डॉक्यूमेंट नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम MOA कहते हैं, और सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज AOA। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं MOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जैसे कल भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि हमारी जो कंपनी की बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब फिजिकल बाउंड्री नहीं, जो हमारी लिमिट्स है, जो हमारा एरिया है, वो एरिया क्या कहलाता है? MOA। और इस एरिया में जो काम है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके रूल्स कहलाते हैं AOA। ठीक है साहब। तो सबसे पहले बात करें तो MOA क्या है? MOA है साहब it defines the scope of powers। जो MOA है, MOA क्या डिसाइड करता है? MOA डिसाइड करता है आपके पावर का स्कोप। कि साहब आपके जो कंपनी के पावर्स है, ऐसे हम कहते पावर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के जो पावर्स, अब कंपनी के पावर कहां तक है? कंपनी अपने पावर को कहां तक यूटिलाइज कर सकती है? मैं कहता हूं साहब मेरे पावर कहां चलेंगे? मेरे पावर मेरे घर में चलेंगे, मेरे पावर मेरे ऑफिस में चलेंगे। क्या दूसरे के घर पे मेरे पावर्स चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो हमने कहा हमारे पावर्स को यूज करने का एरिया क्या है? किसी कंपनी के पावर्स को यूज करने का स्कोप क्या है? वो कहां लिखा हुआ होता है? वो लिखा हुआ होता है MOA में। ठीक है। फिर हम कहते हैं साहब इट इज बेसिक फाउंडेशन ऑफ कंपनी। बेसिक फाउंडेशन ऑन विच कंपनी बिल्ड। तो हम कहते हैं कि ये वो बेसिक फाउंडेशन है जिस पे कंपनी बनी हुई होती है, मतलब जो बेसिक काम है। अब कहा साहब जब आपने कह दिया कि ये आपका ऐसा फाउंडेशन है, ये आपका ऐसा बेस है जिस पे पूरी कंपनी टिकी हुई होती है। ठीक है साहब। तो आपने कहा भाई इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ होता है? तो हमने कहा कि साहब MOA contains following information। MOA ये इंफॉर्मेशन रखता है साहब। क्या क्या कंटेंट? अब MOA में जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा, वो आपने क्लोज के फॉर्म में लिख रखी होती है। पहला, सबसे पहली जो होता है वो होता है MOA का नेम क्लोज। MOA में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है नेम क्लोज। नेम क्लोज का मतलब क्या है? नेम क्लोज में लिखा हुआ होता है कि साहब जो भी कंपनी का नाम है उसका लास्ट वर्ड, अगर उसका लास्ट वर्ड लिमिटेड है
तो हम उसे क्या समझते हैं? एज पब्लिक कंपनी। अगर किसी कंपनी के लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है लिमिटेड, तो हम समझ जाते हैं कि साहब ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है। और अगर लास्ट वर्ड प्राइवेट कंपनी, तो आपके समझ में आ जाता है साहब, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड, तो आपके समझ में आ जाता है कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। डन। तो ये कहता है साहब, एमओए आपको कहता है कि आप जब कंपनी का नाम लिखेंगे, तो अगर ये आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके लास्ट में होना चाहिए लिमिटेड वर्ड, और अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके लास्ट में लिखा हुआ होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम के लास्ट में। तो आपको नाम देखते ही पता चल जाएगा ये एक पब्लिक कंपनी है या ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है साहब। दूसरा, सिचुएशन क्लोज। सेकंड क्लोज जो आता है, जो सेकंड इंफॉर्मेशन आती है, सेकंड इंफॉर्मेशन कौन सा है? सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड क्लोज है सिचुएशन क्लोज। तो इसमें कहता है नेम ऑफ स्टेट। आपको उस स्टेट का नाम लिखना होता है इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। तो जो सेकंड इंफॉर्मेशन एमओए में लिखी जाती है वो होती है साहब सिचुएशन क्लोज। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या कहते हैं? क्या कोई बता सकता है ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या आएगा? तो बोलता है साहब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। भाई आप कंपनी क्यों बना रहे हैं? आप कंपनी में क्या काम करना चाहते हैं? आप कंपनी में क्या काम करना चाहते हैं वो लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट क्लोज। क्लियर? तो तीन क्लोज, सबसे पहला नेम क्लोज, उसमें कंपनी के नाम के साथ या तो लिमिटेड लिखा हुआ होता है या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है। सिचुएशन क्लोज, सिचुएशन क्लोज में आपको उस स्टेट का नाम लिखना होता है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, जिसमें कंपनी सिचुएटेड है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। थर्ड, वो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया है। तीन चीजें हो गई साहब। क्लियर है? फटाफट से नोट कीजिए, नोट करने के बाद ओके कहिए। डन। ठीक है। चलिए डन। आगे बढ़ते हैं। तीन क्लोज के बाद क्लोज नंबर 4, लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज,
तो बोले दिस क्लोज डिफाइंस liability of members of कंपनी। ये क्लोज आपको बताता है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक आ सकती है। तो अब कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, अब इसमें आप लिखेंगे इफ कंपनी, इफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जो आपने कंपनी बना रखी है, जो कंपनी बना रखी है उस कंपनी में आपने सबको शेयर्स अलॉट कर रखे हैं, तो आपकी लायबिलिटी कहां तक आ सकती है। तो लायबिलिटी कैन मैक्सिमम अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। ये लीजिए सर, मतलब समझे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आज एक कंपनी है, एक कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर्स है। अब वो सारे शेयर होल्डर्स के पास 10 रुपए वाला शेयर है, और वो शेयर कितने रुपए पेडअप है, वो शेयर 6 रुपीज पेडअप है। मतलब अब जो ये मेंबर्स है, जो 1 लाख शेयर होल्डर है, उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी आ सकती है। कल को कंपनी को नुकसान हो जाए तो उन मेंबर्स को मैक्सिमम कितना पैसा देना पड़ सकता है। तो एक शेयर पे 4 रुपए बाकी है, तो एक शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी 4 रुपए की आ सकती है। मतलब सारे शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम लायबिलिटी मिला के कितने रुपए की हो सकती है, 4 लाख। इससे ज्यादा इनकी लायबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब शेयर्स के थ्रू बनाई गई है, तो वहां पे मेंबर्स की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होती है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स की होती है। क्लियर। अब दूसरी बात, ये वाला लिख लिया। दूसरा, इफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब एक कंपनी ऐसी है जो शेयर्स के थ्रू नहीं बनाएगी, उस कंपनी में शेयर्स है ही नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब वैसे तो लिमिटेड बाय गारंटी आपको आगे समझाएगा कि लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ देखिए, पहले हम बुक से पढ़ते हैं, पेज नंबर 297, पेज नंबर 297, फिर अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे। पहले आप देखिए पेज नंबर 297 पे, मिल गया सभी को। पेज नंबर 297, लाइबिलिटी क्लोज, पेज नंबर 297, लाइबिलिटी क्लोज। जल्दी से ओके कहें बेटा। प्रियांशी ओके सर, कनिका यस सर। देखो क्या बोल रहा है, in case of the company limited by guarantee, the amount to which each member undertake to contract, a point, to the asset of the company in the event of being it's wound up by the member or within 1 year after the ceases to be a member, for the payment of debt or liability to the company or such of debt or liability as may have been contracted before the cease to be a member or as the case may be। ठीक है साहब। दूसरा,
to the cost and charges and expenses of winding up for the adjustment of rights of the contributions among themselves. मतलब क्या है, देखिए बेटा, इसमें लिखिए, तो हम कहते हैं ए मेंबर shall be liable, एक मेंबर लाइबल होता है फॉर द अमाउंट, फॉर द अमाउंट फर्स्ट at the time of winding up, जब आप कंपनी का वाइंड अप कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेप्ट और लोन, डेप्ट और लाइबिलिटी लिख लीजिए, आफ्टर असेट will be paid by members. जैसे मान लीजिए कंपनी पे 20 लाख रुपए का लोन था और अब कंपनी को क्या किया जा रहा है, कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है, कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो फिर ये कहता है साहब सारी एसेट को बेच दीजिए, असेट को बेचने से जो पैसा है उस पैसे का पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद भी अगर लायबिलिटी का पैसा बाकी रह जाता है तो वो पैसा कौन पे करेंगे, वो पैसा मेंबर्स पे करेंगे। तो हमने कहा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द अमाउंट ऑफ डेप्ट और लायबिलिटी आफ्टर असेट, असेट के बाद में विल बी पेड बाय द मेंबर्स। सेकंड, फोर winding up expense and रियलाइजेशन एक्सपेंस, एक्स असेट को बेचने पे जो खर्चा हुआ, अगर वो खर्चा बाकी रह जाता है तो उस खर्चे का पेमेंट भी किसे करना पड़ेगा, मेंबर्स को करना पड़ेगा। कंपनी का वाइंडिंग अप कर रहे हैं तो वाइंडिंग अप के जो खर्चे होंगे वो खर्चे भी किसे पेमेंट करने पड़ेंगे, मेंबर्स को पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होती तो उन्हें केवल शेयर्स पे अनपेड अमाउंट तक पेमेंट करना पड़ता। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उन्होंने कह रखा है ये कंपनी हमारी गारंटी है, तो बेटा अगर आप कंपनी की गारंटी लेते हो तो कंपनी में जितने भी नुकसान होंगे सारे आपको बियर करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये कहलाता है बेटा लायबिलिटी क्लोज। ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है लायबिलिटी क्लोज। कितने क्लोज हो गए? 4। नोट कर लिया पूरा? कोई दिक्कत है लायबिलिटी क्लोज में? लायबिलिटी क्लोज में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, लास्ट क्लोज होता है कैपिटल क्लोज। अब कैपिटल क्लोज वैसे आप नाम से ही समझ जाते हैं कि कैपिटल क्लोज क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर विच
कंपनी इज रजिस्टर्ड, दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल पता होनी चाहिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद में डिवीजन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो कितने रुपए वाले शेयर्स हैं, और शेयर पर सब्सक्राइबर। जो सबसे पहले कंपनी के सब्सक्राइबर बने थे उनको कितने कितने शेयर दिए गए हैं, वो इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है साहब। और इसी में लिखें इन ओपीसी। ओपीसी के, अगर ये ओपीसी के बारे में, तो ओपीसी के एमओए में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, नेम ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी का नाम, सिंपली नॉमिनी वो पर्सन होता है जो मेंबर की जगह, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो नया मेंबर बन जाएगा, तो सिंपली कहते हैं इन ओपीसी। कैपिटल क्लोज में क्या लिखा हुआ होता है, ओपीसी के कैपिटल क्लोज में नेम ऑफ द नॉमिनी भी लिखा हुआ होता है। ओके, क्लियर। तो ये एमओए के 5 क्लोज होते हैं बेटा, एमओए के 5 क्लोज। डन। 5 क्लोज कौन कौन से हुए, सब। सॉरी, ये अलग से नोट में लिख लें, ये अलग से नोट में लिखना है। इसी क्लोज की जगह होता है बेटा, इसी क्लोज की जगह होता है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी में मेंबर एक ही होता है, तो आपको सारे मेंबर्स के शेयर बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सारे मेंबर्स के शेयर बताने की जरूरत नहीं होती है, वहां केवल आप नॉमिनी का नाम लिखते हैं, वही सफिशिएंट होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोल रहा हूँ, बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? ओके, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी, क्लियर है। ये 5 पॉइंट के साथ में नोट में लिख लें कि अगर ओपीसी होता है तो वहां पे आपको नॉमिनी का नाम भी बताना होता है। ठीक है, वो भी एमओए में ही लिखा हुआ होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ें। यस सर। फिर बेटा कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं जो एमओए के फॉर्म्स हैं। वो फॉर्म्स आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है कि एमओए के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं।
एमओए के फॉर्म्स आपको याद रखने की नीड नहीं है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए, मान लीजिए ये मेरा घर है, मान लीजिए ये मेरा, सॉरी, ये ऐसा कुछ मेरा घर है, ठीक है, मुझे थोड़ी सी ड्राइंग्स कमी आती है, ठीक है, ये मेरे पड़ोसी का घर है। अब मैं एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एक पेंटर मेरे पास आया, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं इन दोनों घर पे कलर कराने का, मैं इन दोनों घर पे कलर कराने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। मैं कहता हूं साहब इतनी दूर में कलर करना है, मैंने इसके मालिक से कोई बात नहीं की और मैंने इतनी दूर में कॉन्ट्रैक्ट करने का, कलर कराने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने कलर भी कर दिया। कलर करने के बाद जब वो पैसे लेने आया तो मैंने उसे कहा साहब मैं तो केवल अपने घर के पैसे दे सकता हूं, मैं तो आपको इन दोनों के पैसे नहीं दूंगा। तो एक बात बताइए, क्या वो पर्सन मुझे बाइंड कर सकता है कि मुझे दोनों के पैसे देने पड़ेंगे? जल्दी से बताइए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किए, मैंने एज ए कंपनी, मैंने उससे, मेरा, मैं बोल रहा हूं मतलब कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी ने उसे दोनों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने कलर भी कर दिया। कलर करने के बाद जब वो मेरे पास पैसा लेने आता है तो मैं कह देता हूं साहब मैं तो केवल इसी का पैसा दूंगा। तो बताइए कि क्या वो मुझे दोनों का पैसा लेने के लिए बाइंड कर सकता है? कनिका, यस सर, बाइंड कर सकता है। और कोई? और बाकी लोग भी बताए भाई, कनिका तो कह रही है हाँ। बेटा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। एक बात बताओ, आपने, क्या कंपनी ने अपना, जब कंपनी बनी होगी तो क्या उसने अपना मेमोरेंडम एमओए बनाया होगा? क्या कंपनी जब बनी होगी तो क्या कंपनी ने अपना एमओए बनाया होगा? बिल्कुल बनाया होगा। जब कंपनी ने एमओए बनाया होगा तो कंपनी ने अपनी बाउंड्री भी बताई होगी कि साहब मेरी बाउंड्री इतनी है, बाउंड्री मतलब मेरी लिमिट्स इतनी है, मेरा स्कोप इतना है, मेरा एरिया इतना है, ये ट्रांजेक्शन है जो मैं कर सकता हूं, ये ट्रांजेक्शन है वो मैं नहीं कर सकता, या इतनी लिमिट तक का ट्रांजेक्शन मैं कर सकता हूं, ये बताया होगा एमओए में। और एमओए और एओए किसी भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं मतलब अगर आपकी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने आता है तो आप ये मान के चलते हो कि उसने आपके एमओए एओए पढ़ रखे हैं, मतलब उसने आपकी लिमिट्स को पहचान रखा है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस आपको क्या कहता है? डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस कहता है कि कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए। अब ये लिमिट्स, इसका कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट करना कंपनी की लिमिट में ही नहीं है।
तो अगर कंपनी की लिमिट से ज्यादा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसे लायबल नहीं कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, कंपनी पे इश्यू नहीं किया जा सकता है। क्लियर? समझ गए? ये कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस का मतलब है कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ट्रांजेक्शन विच आर अल्ट्रा वायरस फॉर द कंपनी। और अल्ट्रा वायरस फॉर द कंपनी मतलब आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस हो, अल्ट्रा वायरस का मतलब आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पावर्स ऑफ कंपनी हो, तो उसके लिए कंपनी को हेल्ड लायबल नहीं किया जा सकता है। याद रह जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि कंपनी को कोई भी पर्सन 10 लाख रुपए से ज्यादा का उधार माल नहीं बेचेगा, और अगर कोई पर्सन कंपनी को 10 लाख रुपए से ज्यादा का उधार माल बेचता है तो वो पर्सन खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। मतलब कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन कंपनी को 10 लाख रुपए से ज्यादा का उधार माल नहीं दे सकता। अब मान लीजिए कोई कंपनी को 20 लाख का, सॉरी 15 लाख का उधार माल दे देता है, तो कंपनी को कितने पैसे के लिए लायबल किया जा सकता है? क्या 10 लाख के लिए या 15 लाख के लिए? टेन लाख। तो बस सिंपल सा। अब इंपॉर्टेंट टास्क ये है, सर उसे कैसे पता चलेगा? तो बेटा आप ध्यान रखिए, एमओए और एओए किसी भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप सिंपली कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके उस कंपनी का एमओए और एओए ले सकते हो और आप उन्हें पढ़ सकते हो। जनरली आप नेट पे जाएं, कंपनी की वेबसाइट पे जाए, वहां पे एमओए और एओए के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई होती है। आप कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस पे जाएं और वहां जाके आप एमओए और एओए एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो आपको जब भी आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रिज्यूम्ड किया जाता है कि आपको एमओए और एओए आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, या एमओए और एओए का आपको नॉलेज है कि साहब इस कंपनी की लिमिट्स क्या है। क्लियर? ये आपसे प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको उस बात के बारे में पता है। क्लियर है? अगर आप फिर भी उसकी लिमिट से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप कंपनी को उसके लिए हेल्ड लायबल नहीं कर सकते हैं। ना कंपनी कर सकती है, कंपनी भी नहीं कर सकती। मान लो कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी भी आपको लायबल नहीं कर सकती कि देखो आपने मेरे साथ दोनों का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अब तो आपको दोनों पे कलर करना पड़ेगा। नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कंपनी की लिमिट्स में ही नहीं है। जैसे ही कंपनी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में कहेगा आप इस वाले मकान पे कलर करवाने के लिए कैसे इसे लायबल कर सकते हैं? आप लायबल नहीं कर सकते। मान लो सामने वाले से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो 15 लाख का माल आपको उधार में देगा। अब बाद में उसे तो पता चल गया कि आपकी लिमिट 10 लाख की है, वो आपको 10 लाख का माल उधार में देने के बाद उधार में देना बंद कर देता है। अब आप कोर्ट में जाते हो कि देखो इन्होंने हमसे 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, इनको तो 15 लाख का माल उधार में देना पड़ेगा। तो कंपनी कोर्ट कह देगा साहब आप 15 लाख का माल उधार में नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि ये आपके लिए अल्ट्रा वायरस है, आपके मेमोरेंडम में इसकी परमिशन ही नहीं है।
तो आप भी उसे लायबल नहीं करवा सकते कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ना तो कंपनी अल्ट्रा वायरस वाले कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट में ला सकती है और ना ही एग्रीव्ड पार्टी उसे इफेक्ट में ला सकती है। डन? ये कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। समझ गए? नोट कर ले इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को नोट कर लें। चलिए, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल, नियम। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। 1 मिनट वेट कीजिए। तो हम कहते हैं एनी ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन which is outside the scope of powers of a company, that is outside the scope of MOA, is known as ultra virus ट्रांजेक्शन। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, तो सिंपली सबसे पहले तो आपने कहा कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कंपनी के पावर्स की स्कोप से आउटसाइड हो, बाहर हो, बियॉन्ड हो, तो वो आपके लिए अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कहलाता है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, दिस डॉक्ट्राइन मतलब इस रूल की वजह से कंपनी कैन नाइदर sue nor sued, nor being sued for a transaction
which is ultra virus to the कंपनी। ये लो साहब, तो ये कहता है कि इस डॉक्ट्राइन की वजह से अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस हो, तो ना तो कंपनी उसके लिए केस कर सकती है, ना कंपनी पे केस किया जा सकता है, अगर वो ट्रांजेक्शन क्या है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है तो। क्लियर? समझ गए साहब? कोई दिक्कत है बता दीजिए। इसका केस लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका केस लो भी आप याद कर लीजिएगा। इसका केस एसबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची। एसबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची, या एसबरी रेलवे कंपनी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस? तो समझ गए, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहता है कि अगर किसी ने कंपनी के साथ उसके अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो कंपनी को लायबल नहीं किया जा सकता, ना ही उस पर्सन को लायबल किया जा सकता है। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन कौन सा होता है? अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन वो होता है जो हमने कंपनी के लिमिट्स के स्कोप के बाहर हमने किया हो। क्लियर है? समझ गए क्या साहब? किसी को कोई कंफ्यूजन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कनिका नो सर, चलिए ओके। तो ये आपका है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बस इतना ही काम होता है एमओए का। इतना काम किस चीज का था? इतना काम था एमओए का। अब बात आता है एओए क्या होता है? एओए क्या होता है? हटा दूं? यस। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? तो हम कहते हैं साहब आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ
कंपनी। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, विद इन द स्कोप गिवन बाय एमओए। तो एमओए ने आपको जो स्कोप दिए, एमओए ने कहा साहब आप ये काम कर सकते हो। अब ये काम करने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें कहां पे लिखी होती है, आर्टिकल्स में लिखी हुई होती है। जैसे जैसे मैंने कहा कि साहब ये जो कंपनी है, हमारी कंपनी 10 लाख रुपए का लोन ले सकती है। तो अब लोन लेने की लिमिट क्या हो गई, 10 लाख। ये बात कहां पे लिखी हुई होगी, ये बात लिखी हुई होगी आपके एमओए में। अब आपने कहा कि अगर 5 लाख का लोन लेना है तो आपकी कंपनी का मैनेजर साइन कर दे तो भी काम हो जाएगा। अगर आपको 10 लाख का लोन लेना है तो आपकी कंपनी के 2 डायरेक्टर्स की अप्रूवल होनी चाहिए। अब ये बात कहां पे लिखी हुई होगी, फिर उस लोन को आप कहां कहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें मान लो इसके रूल्स बनाने, तो वो रूल आप कहां पे लिखोगे, वो रूल आप लिखोगे आर्टिकल्स में। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं। हमने कहा साहब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए होगी। अब वो 10 लाख रुपए के शेयर कौन कौन से शेयर इश्यू करने हैं, कितने रुपए वाले शेयर इश्यू करने हैं, उनपे कॉल का पैसा कब मांगना है, सारा एक साथ मांगना है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल टुकड़ों में मांगना है, कितने टाइम से मांगना है, ये चीजें आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएगा आर्टिकल्स। ठीक है, शेयर का बायबैक करना है या नहीं करना, फोरफीचर करना है या नहीं करना, किसी को वोटिंग राइट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे काम करेगा, किस चीज के लिए रिजोल्यूशन कैसे पास करना है, ये सारी चीजें कहां पे लिखी हुई होती है, आर्टिकल्स में लिखी हुई होती है। देखो आर्टिकल्स के बारे में, पेज नंबर 298, पेज नंबर 298, उस पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स। क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, देखो बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, जैसे शेयर कैपिटल की डिटेल, शेयर कैपिटल कौन सी होगी, कितने रुपए वाले शेयर्स होंगे, ये सारी चीजें लिखी हुई है। फिर आप बोलो कॉल ऑन कॉल्स ऑन शेयर, और आप बोल सकते हो फोर फीचर ऑफ शेयर, बोनस इश्यू। देखो आपको याद है जब अपन बोनस शेयर का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे लिखा था इट विल बी रिकॉर्डेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड होना चाहिए कि आप बायबैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपके आर्टिकल्स आपको ऑथराइज्ड करते हो। फिफ्थ, वोटिंग राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिजोल्यूशन, एटसेट्रा। बहुत सारे काम हो सकते हैं, जितने भी कंपनी के इंटरनल मैटर्स के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहां पे लिखे हुए होते हैं, एओए में लिखे हुए होते हैं। क्लियर है, समझ गए कि एओए में क्या आता है। तो एमओए हमेशा आपकी लिमिट बताता है और एओए आपको ये बताता है कि उस लिमिट में रहते हुए आपको काम कैसे करना है। डन। एक बात समझो, अपने घर पे, अपने घर पे सारे काम किससे पूछ के करने हैं, पापा से पूछ के करने हैं, क्या क्या काम हो सकता है ये लिमिट्स पापा डिसाइड कर दे। अब घर के अंदर कौन किस तरह से क्या क्या काम करेगा, ये सारी चीजें एओए में लिखी हुई होती है। ठीक है,
तो मैक्सिमम बाउंड्री एमओए, इंटरनल रूल्स एओए। क्लियर है क्या? एमओए एओए क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन एमओए एओए के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना है।